नमस्कार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। इसके अंदर हमने पिछली वीडियो में चंद्रसेन को पढ़ा था। चंद्रसेन का कुछ रिपीट मार देता हूं मैं। मालदेव के बड़े पुत्र का नाम था राम सिंह, उसके बाद वाले पुत्र का नाम था उदय सिंह और तीसरे नंबर पर था चंद्रसेन। चंद्रसेन अपने दो भाइयों को बाईपास करके आगे का राजा बना था। उसने अपने भाइयों को संतुष्ट करने के लिए राम को कुंदोज की जागीर दी, उदय सिंह को फलोदी की जागीर दी और एक भाई और था रायमल जिसे सिवाना की जागीर दी थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, लोहावट का युद्ध। जोधपुर के अंदर एक जगह पड़ती है लोहावट, वहां पर इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। राम सिंह अकबर के पास चला गया और अकबर से हुसैन कुली खां को लेकर आया और वहां पर 1564 के अंदर अधिकार हो जाता है हुसैन कुली खां का जोधपुर के ऊपर और चंद्रसेन चला जाता है आपका बदराजुम। इसके बाद में नागौर दरबार देखा, जहां पर चंद्रसेन अकबर से बिना मिले वापस आ जाता है। फिर अकबर अटैक करता है बदराजुम पर, फिर सिवाना चला जाता है। जब चंद्रसेन सिवाना जाता है तो अकबर सिवाना पर अटैक करता है, तो चंद्रसेन आगे बढ़ता चला जाता है पीपलूद से फिर काणुजा और काणुजा से सिंचियाई गांव चला जाता है। वहीं पर उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। हमने देखा कि चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप जब राजा बने 1572 के अंदर, तब उनका अकबर से संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन चंद्रसेन नागौर दरबार यानी 1570 के बाद उनका संघर्ष शुरू होता है, यानी वो महाराणा प्रताप से आगे आगे चलते हैं। उन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। दोनों के मध्य सिमिलिटी देखी और दोनों के मध्य असमानता भी देखी थी और दोनों के मध्य की ज्योग्राफिकल कंडीशन भी देखी थी। इसके बाद में यानी कि चंद्रसेन की मृत्यु होती है, उसे जहर दे दिया था बिरसाल राठौर ने सिंचाई स्वाप गांव में। तो चंद्रसेन की मृत्यु होती है, वो होती है 1581 में। 1581 ईस्वी में चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर मारवाड़ को या जोधपुर को क्या घोषित कर देता है, खालसा। अकबर जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है 2 वर्ष के लिए, यानी 81 से 83 तक, 1583 तक अकबर क्या है, जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है। तो 1583 में अकबर वहां का राजा बना देता है। बाद में मोटा राजा उदय सिंह को, यानी उदय सिंह अब आगे का राजा बनेगा। तो चंद्रसेन के बाद थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये 81 में चंद्रसेन की मृत्यु होती है और 2 साल अकबर इसे खालसा रखता है और 83 में क्या है, आगे राजा बनता है उदय सिंह। तो आज हम पढ़ेंगे उदय सिंह को, जिसे अकबर ने उपाधि दी थी मोटा राजा की। आगे का राजा हो गया उदय सिंह। शासनकाल देख लेना, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा 1581 से 83 वाला याद रख लेना। 83 से 95 तक है उदय सिंह का शासनकाल। सबसे पहली बात ध्यान रखनी इसका नाम पड़ते हैं मोटा राजा उदय सिंह। इसे मोटा राजा की उपाधि दी थी अकबर ने, मोटा राजा, ये इसे कहा था अकबर ने। थोड़ा शरीर में मोटा थे, थोड़ा शरीर में ज्यादा वजन होने के कारण थोड़े मोटे आदमी थे, इसलिए अकबर ने इसे मोटा राजा कहने लगे और बाद में इनकी उपाधि होगी, मान लो बाद में इन्हें सब कहने लगे मोटा राजा उदय सिंह। एक अकबर के दरबार में थे तारण कवि थे, वो भी थोड़े ज्यादा मोटे थे, उन्हें कहा करते थे जाडो तारण, यानी मारवाड़ी में जाडा का मतलब भी मोटा होता है, तो अकबर उसे कहा करते थे जाडा तारण और एक उदय सिंह को कहा करते थे मोटा राजा उदय सिंह। इनकी खास बात है, एक तो ये मारवाड़ में प्रथम राजा जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। चंद्रसेन ने अपने जीते जी कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उदय सिंह ने 1570 में एक बार की अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन मारवाड़ का राजा कब बना है, 1583 में। तो मारवाड़ का प्रथम राजा, मारवाड़ का प्रथम राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, जिसने मुगलों के अधीनता स्वीकार की, सूबेदार नाम मुगलों का प्रथम राजा जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का पहला राजा। अधीनता स्वीकार नहीं की थी इसने। इसकी एक पुत्री थी मानी बाई,
इसकी एक पुत्री थी माननीबाई, जिसका विवाह भी किया था इसने सलीम के साथ या जहांगीर के साथ। पुत्री थी इसकी माननीबाई। मानबाई थी मान सिंह की बहन, जिसका मान सिंह की बहन थी, और ये माननीबाई थी जोधपुर की राजकुमारी। माननीबाई मानबाई थी आमेर की और माननीबाई थी जोधपुर की। इसका विवाह किया था जहांगीर या सलीम के साथ, जिसे राजा बनने बादशाह बनने के बाद हम जहांगीर कहते हैं, उसी के साथ इसका विवाह किया था। और इन दोनों के जो पुत्र हुआ था, इन दोनों से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था खुसरो। यानी शाहजहां इसी मानीबाई का पुत्र था। इसी की एक उपाधि है जगत गोसाई। जगत गोसाई, जगत होता है पूरी दुनिया, गोसाई हो गया राज करने वाली, यानी इसे पूरी दुनिया पर राज करने वाली उपाधि दी थी जहांगीर ने। और किसकी पत्नी है ये? जहांगीर की। पुत्री किसकी है? मोटा राजा उदय सिंह की। इन दोनों के विवाह से उत्पन्न पुत्र था खुसरो, जो आगे शाहजहां बना था, और इसकी उपाधि थी जगत गोसाई की। इसे ही जोधाबाई भी कहा जाता है। जोधपुर की राजकुमारी थी तो इसे कहा जाता है जोधाबाई भी कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रख लेना। एक इसके बाद आता है कल्ला रायमलोट, यानी दो चीजें ध्यान रखना। पहले तो उदय सिंह की, एक तो प्रथम राजा मारवाड़ का जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार की, और दूसरा अपनी पुत्री का विवाह किया मानीबाई का, किससे? जहांगीर या सलीम से। उसके पुत्र का नाम था खुसरो और उपाधि थी इसके जगत गोसाई। एक आता है कल्ला रायमलोट। कल्ला रायमलोट ये कल्ला रायमलोट कौन है? एक हमने पहले अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्रसेन का एक भाई और था, जिसे चंद्रसेन ने सिवाना की जागीर दी थी, उसका नाम था रायमल। उसी का पुत्र था ये कल्ला। कल्याणमल नाम था इसका, तो घर का नाम कल्याणमल का हो गया कल्ला, और रायमल का पुत्र था तो आगे लगता था रायमलोट। ये कहाँ का फुल्लनलोट था? सामंत था ये, सामंत या फुल्लनलोट। ये था सिवाना का। सिवाना की जागीर दी थी इसके पिता को, यानी रायमल को चंद्रसेन ने। तो ये सिवाना का जागीरदार था। तो कल्ला रायमलोट घर का नाम हो गया कल्ला और पिता का नाम रायमल, तो इसका पूरा नाम हो गया कल्ला रायमलोट कहा जाता था। क्या लगता है इसके भतीजा हो गया या इसके ताऊ हो गया, चाचा हो गए? तो कल्ला रायमलोट से थोड़ी बात जुड़ी इनकी, वो देख लो। एक बार क्या, अकबर का दरबार लगा हुआ था। इसी के समय दूसरा शाखा हुआ था आपके सिवाना का। प्रथम शाखा चौहानों के समय हुआ था, कन्नड़ देव चौहान के समय हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा शाखा इसी कल्ला रायमलोट के समय हुआ था। अकबर का दरबार लगा हुआ था, वहां पर सभी राजा महाराजा बैठे थे। अब बातें करते तो यही कोई युद्ध की, कोई अभियान की, या कोई अपनी बातें कर लेते। कोई जीएसटी पर तो उन्हें बोलना नहीं था कि कोई काउंसलिंग बनाओ या ये करो वो करो, एनआरसी, किसी पर नहीं बोलना था। तो अकबर एक बूंदी के राजा हो गए थे आपके सुरजन। बूंदी के राजा थे उसमें सुरजन। सुरजन आरा बोल सकते हैं, बूंदी के राजा थे सुरजन। इन्होंने 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी रणथंभौर विजय के बाद। तो बूंदी के राजा सुरजन से अकबर ने कहा कि महाराज सुरजन, बूंदी नरेश सुरजन, हमने सुना है कि आपकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। तो सुरजन ने कहा कि जांपना, आपने सही सुना है, अब पुत्री विवाह योग्य हो गई है तो उसका विवाह करेंगे। तो अकबर ने कहा कि क्यों ना आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र जहांगीर या सलीम से कर दीजिए। पहले नाम सलीम था तो सलीम से कर दीजिए। अब सुरजन अपनी पुत्री का विवाह सलीम से करना नहीं चाहता, लेकिन बादशाह के दरबार में अगर बादशाह से मना करे तो उसे पता था कि शाम तक ही पकौड़े तलकर खा जाएंगे, पकौड़े बना लेंगे शाम तक ही, तो सुरजन मना भी नहीं कर सकता था। अचानक सुरजन के कोई दिमाग में क्या आया कि उसने कहा कि जांपना, मैं ऐसा कर तो देता, मैं सलीम के साथ शादी कर देता, लेकिन आपने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं की? अकबर ने पूछा क्यों, अब क्या होगी? बोले रे जांपना, अब तो मैंने अपनी पुत्री की सगाई कर दी। अकबर ने उसकी बातों से अकबर को लगा कि ये झूठ बोल रहा है। अकबर ने पूछा कर दी, किससे कर दी? अब फिर सुरजन फंस गया। सुरजन ने पूरे दरबार में देखा तो सभी अपना मुंह लटका के बैठे थे। एक ये जो कल्ला रायमलोट है, ये टांग में टांग धरे और मूंछों को बंट लगा रहा था, और सुरजन ने फटाक से कह दिया कि ये कल्ला जी से करी थी, अभी पीछे की ये कल्ला जी से। कल्ला ने जैसे अपना नाम सुना, हाथ खड़ा किया, हाँ हाँ
जो आपने मुझसे किया भी बस 5-7-10 दिन पहले किया। अब अकबर को लगा कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जिसने शादी की, जिसकी पुत्री है, वो बोल रहा है कि मैंने सगाई कर दी, जिससे हुई है वो बोल रहा है कि हाँ मेरे से सगाई होगी, तो अकबर क्या करे। अब अकबर जितनी चेहरे पे झूठी मुस्कान ला सकता था उतनी लाया और कल्ला जी से बोला, क्या कल्ला जी, कोई पार्टी सार्टी नहीं दी, कोई बताया ही नहीं, ऐसी सगाई करवा ली, कोई से कम पार्टी तो दे देते। कल्ला ने कहा क्या करेगा, अपना थोड़ा नक्षत्र मुहूर्त ऐसे ही था, जल्दी का था, टाइम नहीं था, तो ऐसे ही कर दी पार्टी, क्या बता दे देंगे। अब अकबर भी सोचे कि दोनों झूठ बोल रहे। अकबर का क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया। अकबर ने बोला चलो आज का दरबार बर्खास्त किया जाता है और कुछ दिनों के लिए बर्खास्त किया जाता है, आपको सबको छुट्टी दी जाती है। और अकबर का दिमाग खराब हो गया, अकबर चला गया वहां से। उसके जाने के बाद सुरजन दौड़ के गया कल्ला के पास, कल्ला रायमलोध के पास, और कहा कि कल्ला जी साहब, मैंने आप अपनी पुत्री की सगाई आपसे बातों बातों में की है, लेकिन अब तो सगाई कर दी, तो आप जल्दी से जाइए, बूंदी जाइए और एक लेटर लिख के दिया कि जाइए आप वहां पर जल्दी से मेरी पुत्री से सगाई करके आइए। इसकी पुत्री का नाम था भानकवर। भानकवर, ध्यान रखना ये नाम। सुरजन की पुत्री का नाम था भानकवर। कल्ला रायमलोध गया, रातों रात सगाई वगाई की, छोटा मोटा कार्यक्रम किया, सगाई करके वापस आ गया। 2-3 दिन बाद जब दरबार लगा तो इधर राजा महाराजा आए, ये कल्ला भी गया वहां पर दरबार के अंदर, अकबर का दरबार लगा। जैसे ही अकबर ने कल्ला को देखा, कल्ला जी को देखा, और अकबर का दिमाग फिर से खराब हो गया। अकबर ने अपने मंत्री से कहा कि इसका ट्रांसफर करो, आगरा में दिखना नहीं चाहिए, लाहौर कर दो ठेठ इसका ट्रांसफर। तो कल्ला को लाहौर भेजा गया, वॉइस कमिश्नर, वॉइस कमांस बना के इसे वॉइस गवर्नर बनाकर लाहौर भेजा गया। गवर्नर वहां पर कोई और था मुस्लिम, तो इसे वॉइस गवर्नर बनाकर भेजा गया लाहौर। और वहां पर कल्ला कुछ दिन तक रहा, और कुछ दिनों के बाद जो वहां पर गवर्नर था, मुस्लिम अधिकारी था, उससे कल्ला की कोई बात पर अनबन हो गई और कल्ला ने क्या उसको मार दिया, और मारकर सीधा कहा गया अपने सिवाना में आ गया। अब कल्ला को डर भी लगे कि बादशाह के अधिकारी को, बादशाह के गवर्नर को मारकर आया है, तो बादशाह कुछ ना कुछ कहेगा, लेकिन बादशाह ने कुछ नहीं कहा। वैसे ही धीर गंभीर, कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। कुछ दिनों बाद अकबर ने कल्ला जी को लेटर भेजा कि कल्ला जी आप तो आकर मुझसे आगरा में आकर मिलिए, आगरा में आकर मुझसे मिलिए। अब कल्ला जी को जाना पड़ेगा, भाई बादशाह ने बुलाया, तो कल्ला गया वहां पर। जाकर कल्ला ने कहा कि साहब गलती हो गई, वो गलती उसकी थी। तो अकबर ने कहा कोई नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो इसी लायक था, वो तो मरने वाला था, आप नहीं मानते तो उसे मैं मार देता, आपने तो बहुत बढ़िया काम किया। अब कल्ला को लगे भी कुछ ना कुछ तो दाल में तो काला है, वरना बादशाह के आदमी को मारा और बादशाह कुछ नहीं कह रहा, ये तो नहीं हो सकता। कुछ देर बात करने कल्ला, अकबर ने कहा कि कल्ला जी सब बढ़िया, घर में सब बढ़िया। कल्ला ने कहा हाँ जी आपकी दया है, सब बढ़िया है। फिर अकबर ने कहा कि मैंने सुना है कल्ला जी आपकी बहन विवाह योग्य हो गई है। अब कल्ला का दिमाग आया कि हाँ दुख है पेट और बताओ है माथो, इस बात ये करना चाहता है विवाह की और बातों को इसी घुमा रहा है। अब कल्ला को लगा, उसने कहा हाँ अपना आपने सही सुना है, मेरी बहन विवाह योग्य हो गई है और उसकी शादी भी करनी है। तो अकबर ने कहा क्यों ना कल्ला जी आप अपनी बहन की शादी जहांगीर से कर दो या सलीम से कर दो। जहांगीर या सलीम से सलीम से कर दी। अब कल्ला भी नहीं करना चाहता सलीम से अपनी बहन की शादी। उसने कहा कि अपना मैं अपनी बहन की शादी कर तो देता सलीम से, लेकिन थोड़े बराबरी वाले भी देखने पड़ते हैं। आप कहाँ बादशाह आके जहांगीर होने वाला बादशाह और मैं कहाँ एक छोटा सा सामंत। आप अपने कोई बड़े सामंत, बड़े कोई राजा की बेटी देखिए और मैं अपने समान कोई सामंत का देखूंगा। अकबर ने कहा नहीं ये क्या बात हुई, कोई ऊंच नीच हम तो नहीं मानते, बस लड़की में गुण अच्छे होने चाहिए। और हमने सुना कि राजकुमारी बहुत सुंदर है और गुण भी बढ़िया है, उसके अंदर अच्छे गुण की धनी है, तो शादी कर दीजिए। अब फिर कल्ला ने कहा लेकिन फिर मैं क्या दहेज दे पाऊंगा, कहाँ बारात ठहराऊंगा, सिवाना के अंदर कोई पूरी व्यवस्था भी नहीं है। तो अकबर ने कहा इसकी तो आप चिंता ही मत कीजिए, दहेज वहेज हमें चाहिए नहीं। और रही बारात ठहराने की बात, तो बारात छोटी आएगी और आपको जितना पैसा चाहिए उतना लेके जाइए। खजांची को कहा भी चलो कल्ला जी जितना पैसा मांगे उनको दे देना। कल्ला जी ने कहा चलो फंस गए तो कोई बात नहीं, जितना पैसा, कल्ला जी ने कहा चलो पैसे तो दो।
कल्ला राठौड़ वहां से खजांची से पैसे लेकर सिवाना आता है, सिवाना दुर्ग का मरम्मत करवाता है, ऊंचा ऊंचा करवाता है, पूरे दुर्ग की मरम्मत करवाता है, अंदर हथियार वगैरह पूरे रखवाता है। और उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर अकबर को लेटर लिखता है कि ठीक है हम शादी के लिए तैयार है, आप जहांगीर को भेज दीजिए, बारात को भेज दीजिए, लेकिन एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि बारात जरा छोटी भेजना, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई, कहाँ बारात ठहराऊंगा। तो अकबर कहता है इतने डर रहे हो तो चलो जहांगीर और 2-4 दोस्त उसके आ जाएंगे, ज्यादा बारात नहीं आएगी, सिर्फ 10-15 लोग आ जाएंगे। कहते हैं कि बारात वहां पर गई, तो जैसे ही बारात जाती है तो बारात जाने के बाद गांव के बाहर पहले रुकती थी, आज भी रुकती है, आज कोई धर्मशाला वगैरह में रुक जाती है। तो वहां पर बारात का स्वागत किया जाता है जिसे कहा जाता है सामवेला, यानी सामने जाकर बारात का स्वागत करना। तो ये हो गया बारात का स्वागत, बारात का स्वागत। तो सामवेला की प्रथा होती है, थोड़ा ध्यान रख लेना। सामवेला की प्रथा एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सामवेला क्या है, तो ध्यान रखना वेलकम बारात या बारात का स्वागत किया जाता है सामने जाकर, वही क्या है सामवेला है। कल्ला जी गया, कल्ला जी को पता चला कि हाँ बारात आ गई, चलो सामवेला की रस्म करते हैं। तो कहते हैं जनश्रुति है, फोकलोर है कि कल्ला जी वहां पर गए और जहांगीर को जूतों की माला पहनाई और उसके दोस्तों को पिटाई पिटाई कर दी, जहांगीर को भी पीट दिया और वहां से भगा दिया कि चल निकल यहाँ से और बोल देना तेरे बाप को कि नहीं की शादी। जहांगीर वहां से चप्पलें हाथ में लेता है, शेरवानी वेरवानी फट गई उसकी, और फिर वहां से होता हुआ अपने पिताजी के पास पहुंचता है, अकबर के पास पहुंचता है कि कहाँ भेज दिया, यहाँ पर तो ये बस मारता हो रहा है, बस बहुत मुश्किल से बच कर आए हैं। अब जैसे आपने शहजादे की इतनी बेइज्जती की है तो आप दंड तो आपको मिलेगा। अकबर ने सेना भेजी, इसी उद्देश्य को भेजा था, एक बड़ी सेना देकर भेजा कि ये इनके प्रकार कल्ला रायमलोद का लाश चाहिए, मुझको लाश देखनी है। तो ये उदय सिंह गया था 1589 के अंदर, उदय सिंह गांव गया 1589 के अंदर सेना देकर भेजी थी। और यहाँ पर कल्ला जी ने वही किया जो सभी राजपूत करते थे या जिसने साका किया। तो 1589 के अंदर सिवाना का दूसरा साका होता है, सेकंड साका 1589 के अंदर होता है। अब साके के अंदर दो चीज होती है, एक होता है जोहर और एक होती है केसरिया। केसरिया को पुरुष लीड करते हैं, यानी यहाँ पर तो हो गया कल्ला, और जोहर को महिलाएं लीड करती है। तो कल्ला जी की शादी नहीं हुई थी। अब कल्ला जी की शादी नहीं हुई तो बूंदी वाली उस राजकुमारी को पता चला कि कहते हैं कि सगाई अपने आप में आधा अध्याय होता है। तो इस राजकुमारी भानकमल को पता चला कि मेरे पति साका कर रहे हैं, तो ये जोहर को लीड करने के लिए कहा गई थी, सिवाना गई और जोहर को लीड किसने किया, भानकमल ने किया। तो यहीं पर एक बीकानेर के मैंने आपको बताया था कि कल्याणमल जिसके 2 पुत्र थे, एक पृथ्वीराज और एक आपके राय सिंह था। राय सिंह तो बाद में राजा बन गया और पृथ्वीराज को क्या है अपने दरबार में ले गया था। वो एक बहुत बड़े कवि थे, विद्वान आदमी थे। वो एक बार कल्ला जी से मिल गया कि कल्ला, ये सब होने के बाद आए थे, ये कल्ला क्यों बदमाशियां करता है तू, क्या जरूरत थी तुझे वहां लाहौर में जाकर अकबर के अधिकारी को मारने की और गवर्नर को मारने की, क्या जरूरत थी जहांगीर को यहाँ पर बुलाकर पीटने की। तो अब अकबर तेरे खिलाफ दांत किटकिटा रहा है, वो तेरे खिलाफ तेरे चाचा ताऊ उदय सिंह को भेज रहा है बड़ी सेना देकर, और वो तुझको मारेगा छोड़ेगा नहीं। कल्ला जी कहता है कि मरने की क्या चिंता करनी है, मैंने अपने सिर पर केसरिया बांध रखा है, अब तो जो होगा सो देखा जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आप तो मेरा एक काम कर दीजिए, आप कवि आदमी हो। पृथ्वीराज ने कहा कि बोलो क्या काम करना है, क्या आप तो मेरे मर्सिये लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, मर्सिये। मर्सिये वो होते हैं जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले, जो अच्छा योद्धा लड़ता है उसकी वीरगति को देखकर, वीरगति को प्राप्त होने वाले योद्धा की वीरता को देखकर कवि कैसे कैसे लड़ा उसके बारे में वर्णन कर देता है, लिख देता है, तो उन्हें बोला जाता है मर्सिये। तो पृथ्वीराज ने कहा ठीक है तू युद्ध कर, मैं बाद में तेरे मर्सिये लिख दूंगा। कल्ला जी ने कहा कि बाद में नहीं, पहले लिखो। तो पृथ्वीराज ने कहा कि पहले कैसे लिख दे मर्सिये, मर्सिये तो बाद में लिखा जाता है कि तू कैसे लड़ा, हाथी पे लड़ा या घोड़े पे, तलवार से लड़ा या भाले से, कहीं पहले मर्सिये लिख दे और बाद में कोई भाग जाए तो वो फिर क्या काम के।
कवि देखता है कि कैसे लड़ा, बाद में लिखा जाएगा। तो कल्ला जी ने कहा कि आप तो अंकल ही हो गए, राठौड़ भाई भाई, तो अंकल कि आप जैसे जैसे लिखोगे मैं तो वैसे वैसे ही लड़ूंगा, आप लिखिए तो सही। तो एक राजस्थान का बहुत बढ़िया दोहा भी है, किसी कवि ने लिखा है कि कटिया पहला कोड सु, कटिया पहला कोड सु गात सुनी नित जाए, जिनविद कवि जतायो उनविद कटियो जाए। कि पृथ्वीराज राठौड़ ने इसकी मर्सी लिखे थे, पृथ्वीराज राठौड़ इसके पहले मर्सी लिख दी थी इसकी मृत्यु से पहले। और जैसे जैसे पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था वैसे वैसे ये युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सिवाना का दूसरा साका होता है 1589 के अंदर, केसरिया वहां पर करता है आपके कल्ला रायमलोट या कल्ला राठौड़ बोल सकते हो आप इसे। और दोहर को लीड करती है उसकी पत्नी बानकौर हो गई, जिसकी शादी नहीं हुई थी, सिर्फ सगाई हुई थी। और आक्रमण किसने किया था? अकबर ने, ठीक है। और सेनापति कौन था उसमें? उदय सिंह हो गया। उदय सिंह को सेना देकर भेजी थी। तो 1589 में इसका क्या होता है? साका होता है। तो उदय सिंह की 3 बात है। पहली, मुगलों के नेता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का पहला राजा। दूसरी, अपनी पुत्री का विवाह करता है सलीम से। और तीसरी हो गई कल्ला रायमलोट वाली, थोड़ी सी ध्यान रख लेना। इसके बाद में राजा बनता है सूरसिंह। उदय सिंह के बाद एक राजा बनता है सूरसिंह, जिसकी कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में एक राजा आता है सूरसिंह नाम का। पंद्रह सौ 95 से 1619 तक बनता है ये राजा। 1595 से 1619 तक। इसकी एक खास बात ध्यान रखना कि अकबर ने इसे उपाधि दी थी सवाई राजा की। अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। सवाई राजा की क्या देता है? उपाधि देता है। और एक ये जब जहांगीर अभियान करता है आपके ये मेवाड़ के ऊपर 1613 से 15 तक जो मेवाड़ अभियान करता है उसके अंदर जाता है, यानी मेवाड़ अभियान में साथ गया था। मेवाड़ अभियान में जहांगीर के साथ गया था ये 1613 से 15 तक। तो ये 2 खास बात है, कोई खास बात नहीं रखनी। एक ये बस ध्यान कर लेना कि सवाई राजा की उपाधि किसने दी? अकबर ने। किसे दी? सूरसिंह को। और कहां के राजा थे? मारवाड़ के। इसके बाद में एक राजा आते हैं गद सिंह। वैसे तो आपके उदय सिंह के बाद सीधे गद सिंह आ जाते, लेकिन 2 बात थी तो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में आपके राजा आएंगे गद सिंह। इनका शासनकाल है 1619 से 1938 यानी 1638 तक इनका शासनकाल है। इन्हें एक उपाधि दी थी जहांगीर ने। इसे उपाधि दी थी जहांगीर ने दल थम्मन की। दल थम्मन की उपाधि दी थी जहांगीर ने। दल थम्मन का अर्थ होता है दल को थामने वाला, यानी आती सेना आते हुए दल को रोकने वाला हो गया आपका दल थम्मन। तो दल थम्मन उपाधि हो गई आपके गद सिंह की। और दल पुंगल आपके पृथ्वीराज चौहान के, यानी दल पुंगल का मतलब होता है पृथ्वी को जीतने वाला, तो वो है पृथ्वीराज चौहान के। और दल थम्मन हो गया आपके इसकी मारवाड़ के राजा गद सिंह की। ये हो गई एक तो इसकी उपाधि। एक इसकी ध्यान रखना कि इसकी एक दासी थी, कोंक्यूबाई थी, अनारा बेगम। क्या थी इसकी? दासी थी यार कोंक्यूबाई। दासी होगी, कोंक्यूबाई थी इसकी अनारा बेगम। तो इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा था गद सिंह जी के ऊपर। महाराजा गद सिंह बोल सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रभाव था कोंक्यूबाई अनारा बेगम का। इनके 2 पुत्र थे। एक था, बड़े पुत्र का नाम था अमर सिंह राठौड़ बोल सकते हैं। और दूसरा था आपके जसवंत सिंह।
बड़ा पुत्र था अमर सिंह और उसके बाद छोटा पुत्र था जसवंत सिंह। अमर सिंह जुझारू, निर्भीक, साहसी, जो आप सरपंच वाले चुनाव में जो सब नाम सुनते हो पोस्टर पर लिखे होते हैं वो सभी गुण थे अमर सिंह के अंदर। और जसवंत सिंह थोड़ा चालू आदमी था और अमर सिंह थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा था, बड़ा था और स्वाभाविक था आगे का राजा कौन बनेगा, अमर सिंह बनेगा। अब जसवंत सिंह को पता था कि अमर सिंह जी बड़े भाई है, सभी गुण भी है, वीर है, साहसी योद्धा है, सब गुण इनके अंदर है, तो आगे के राजा यही बनेंगे। क्या किया जाए ऐसा कि आगे का राजा मैं बन जाऊं। तो उन्होंने देखा कि पापा यानी गद सिंह किसकी ज्यादा मानते हैं, तो उन्हें पता चला कि वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी अनारा बेगम की सबसे ज्यादा मानते हैं, इनकी बात सबसे ज्यादा मानते हैं। तो गद सिंह जी क्या है कि सोचा कि अनारा बेगम को अगर इम्प्रेस कर लूं तो आगे का राजा मैं बन सकता हूं। जसवंत सिंह जी ने क्या किया कि एक दिन अनारा बेगम जैसे ही उठे तो उसके गेट के सामने स्लीपर यानी चप्पल हाथ में लेकर खड़ा हुआ था और अनारा बेगम आई आंखें मसलती और आते ही उसके चरण स्पर्श किए और चप्पल दिए पहनने को। अनारा बेगम ने कहा ये क्या कर रहे हो आप, राजकुमार हो मारवाड़ के और मैं एक दासी हूं, आप ये क्या कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जसवंत सिंह ने कहा कि आप तो मेरे लिए मम्मी समान हो, आप तो मेरे लिए माँ समान हो, आप पापा के साथ रहती हो और मैं तो कुछ नहीं करा, अपनी मम्मी के चरण स्पर्श कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, थोड़ा उसको बढ़ा चढ़ा कर बातें की। अब और आपकी खैरियत कैसी है, आपकी तबीयत पानी कैसी है, कोई काम हो तो बता देना। अब अनारा बेगम को लगा कि जसवंत सिंह कितना सिंसियर बच्चा है और उधर अमर सिंह देखो कभी सिंसियर तो क्या कभी इधर आता ही नहीं है और आता है तो कोई विश नहीं करता, कभी नमस्ते ही नहीं करता, कभी पूछता ही नहीं है। तो धीरे धीरे अनारा बेगम जसवंत सिंह को बढ़िया मानने लगी और इनसे क्या है इम्प्रेस होने लगी। एक दिन फाइनली गद सिंह को अनारा बेगम ने बोल दिया कि आप एक मेरी बात मानोगे। गद सिंह ने कहा कि आज तक क्या बात है जो मैंने आपकी नहीं मानी। तो इसने कहा कि आप आगे का राजा अमर सिंह को न अपनाकर जसवंत सिंह को बना दीजिए। एक बार तो गद सिंह जी ने मना किया लेकिन बाद में पिघली गई और फिर बाद में क्या है बोले कि अमर सिंह जी को क्या कहे तो इसे नागौर का परगना दे दिया जाए। आपके नागौर का परगना यानी बड़े भाई होते हुए अमर सिंह को छोटा राज्य दिया गया, नागौर का परगना दिया गया और छोटे होते हुए जसवंत सिंह को आगे का राजा बना दिया गया जोधपुर का। तो आगे का राजा कौन हो गया जोधपुर का, जसवंत सिंह। वैसे महान शासक थे, योद्धा थे, वीर योद्धा थे जसवंत सिंह। लेकिन अमर सिंह पहले थोड़ा अमर सिंह के बारे में देख लेते हैं, इनके इसमें एक दो घटना हुई है, बाद में आगे का राजा देखेंगे फिर आपके जसवंत सिंह। तो आप देखते हैं अमर सिंह कहां के राजा है, नागौर के। अमर सिंह राठौड़ कहां के राजा हो गए, ये हो गए राजा नागौर के राजा हो गए। नागौर का परगना दिया गया। इनके इसमें एक घटना हुई थी 1644 में, मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ कब हुई थी, 1644 में। ये आप मतीरा देख रहे हैं इसी के लिए थी मान लो। मतीरे की राड़ 1644 में क्या है कि ये आपके नागौर और बीकानेर की क्या लगती है, सीमा लगती है। यह आपका हो गया बीकानेर और इधर ये हो गया आपका नागौर। बीकानेर और नागौर की क्या लगती है, सीमा लगती है। और बीकानेर का एक गांव था सिलवा, उस समय बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह। बीकानेर के राजा कौन थे, कर्ण सिंह। और आपके नागौर का हो गया अमर सिंह। बीकानेर का एक गांव है सिलवा और नागौर का एक गांव पड़ता है जाखड़िया। दोनों की सीमा लग रही थी। क्या हुआ, ये बीकानेर के खेत में एक मतीरे की बेल थी, इसीलिए इसे मतीरे की राड़ बोला जाता है। मतीरे की बेल थी और वो धीरे धीरे कहां चली गई, जाखड़िया गांव में चली गई या नागौर वाले खेत में चली गई और वहां पर इसके क्या लग गया, मतीरा लग गया। ये जो मतीरा यहाँ पर क्या लग गया, इसके मतीरा लग गया। और अब इस मतीरे को लेकर दोनों पहले तो किसान लड़े। जाखड़िया वाला नागौर वाला बोला कि मेरे खेत में लगा है तो मैं लूंगा, बीकानेर वाला बोला कि मेरी बेल के लगा है तो मैं लूंगा। दोनों पहले किसान लड़े।
फिर उनकी फैमिली लड़ी, गांव लड़े, आपस में दोनों क्या है राजा लड़ते, लास्ट में दोनों राजा लड़े। और कहते हैं कि इसके अंदर नागौर वाले कहते हैं कि हमारी विजय हुई थी, बीकानेर वाले कहते हैं कि इसमें बीकानेर की विजय हुई थी, लेकिन फाइनली इतिहासकार मानते हैं कि इसमें अमर सिंह की क्या होती है, विजय होती है, अमर सिंह की जीत होती है और नागौर वाले हाथ जीत लेते हैं और मतीरे को फिर क्या है खा लेते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि अब कर्ण सिंह का वहां पर तो कोई बस नहीं चला, युद्ध हार गई तो हार गई, कोई बात नहीं। अब शानजा के दरबार में, दोनों ही शानजा के दरबार में रहा करते थे उस समय, मुगल बादशाह थे शानजा। तो शानजा का एक मंत्री था सलावत खां, शानजा का एक मंत्री था सलावत खां। वैसे शानजा का साड़ा लगता था, लेकिन इससे ये जिस पद पर था वो था वित्त मंत्री, यानी कि उस समय बोला जाता था मीर बख्शी। मीर बख्शी के पद पर था ये सलावत खां। अब कर्ण सिंह ने धीरे धीरे सलावत खां के कान भरने शुरू कर दिए अमर सिंह के खिलाफ। और पहले तो थोड़ी बहुत जान पहचान बनाई और फिर धीरे धीरे शानजा इसने सलावत खां के खिलाफ कान भरने शुरू कर दिए अमर सिंह राठौड़ के खिलाफ। क्या कि अमर सिंह राठौड़ तो आपको गालियां निकालता है, शानजा को गालियां निकालता है, ऐसे वैसे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। सलावत खां ने शानजा के खिलाफ शिकायत शुरू कर दी कि अमर सिंह अच्छा नहीं है, बुरा आदमी है, आपको गालियां निकालता है। शानजा ने कोई ध्यान नहीं दिया कि चलो बड़ी आदमी है, वीर योद्धा है, कभी रात बिरात युद्ध में काम आएगा, तो अमर सिंह को कुछ नहीं कहा। एक बार क्या है कि अमर सिंह की थोड़ी तबीयत खराब हुई और उसने कहा भी छुट्टी चाहिए, तो इसने 20-25 दिनों की छुट्टी ली और कहा गया नागौर आ गया। अब कर्ण सिंह को जब पता चला तो उसने सलावत खां से पूछा कि आजकल अमर सिंह दिखाई नहीं दे रहे। उसने कहा हाँ वो छुट्टी लेकर गए, उनकी तबीयत खराब है। कर्ण सिंह ने कहा कि मैंने कहा था नहीं कि आप क्या है बहुत ज्यादा भोले हो, और छुट्टी थी 20 दिन के, आज 25 दिन हो गए, तो आप उसको लेटर लिखिए। सलावत खां ने अमर सिंह को लेटर लिखा, अमर सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 बार लिखा, कोई जवाब नहीं दिया। तो ये बाद आया तो कर्ण सिंह को पता चल गया कि आज आ गया, कल दरबार में आएगा। तो कर्ण सिंह ने सलावत खां से कहा कि देखिए आज आ गया है, यहाँ पर कल आएगा दरबार में। हिसाब तो ये बनता है कि आपने उसको लेटर लिखा है तो पहले आपसे वो माफी मांगे आकर और कहे कि चलो लेटर का जवाब नहीं दे, इसके बीमार था, ये था, तो सफाई दे, फिर दरबार में जाए। सलावत खां कहता है कि हाँ इस बार तो आएगा, तो मैंने लेटर लिखा है, जरूर आएगा। दरबार लगा हुआ था, अमर सिंह सलावत खां और ये आपके कर्ण सिंह पास पास बैठे थे। अमर सिंह राठौड़ आया, उसने सलावत खां की तरफ क्या ध्यान दे, वो शानजा को दूर से ऐसे नमस्ते करके करता था, बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा था। तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे अमर सिंह सलावत खां से आगे बढ़ा तो कहते हैं कि सलावत खां ने उसे पीछे से गवार कह दिया। और आपके कुछ ये गांव में दोहों में कहा जाता है कि उसने गवार तो कहीं नहीं था, गई कहा था। उससे पहले वार तो अमर सिंह ने कर ही दिया था कि इन मुक्त गगो कहो इन हाथा ली कटार, वार कह पायो नहीं जमदर के पास। जब अमर सिंह कटार रखता था, कटार, अमर सिंह क्या रखता था, कटार, उसके बाद थी कटार, छोटी तलवार बोल सकते हैं आप इसे। अमर सिंह को कटार का धनी भी कहा जाता है, मास्टर ऑफ डेगर, मास्टर ऑफ डेगर भी अमर सिंह को कहा जाता है, कटार का धनी अमर सिंह को कहा जाता है। छोटी तलवार थी, उसने निकाली और सलावत खां को वो मारने लगा। जब वो सलावत खां को मार रहा था तो अमर सिंह के दिमाग में आई कि तू शानजा के साले को मार रहा है, बादशाह के साले को मार रहा है, और वो भी शानजा के दरबार में, तो शानजा तो उसको छोड़ेगा नहीं, सजा तो मिलेगी। तो उसे लगा क्यों ना शानजा को मार दो, इसे ही खत्म कर दूं तो ना बजेगा बांस, न रहेगी बांसुरी। तो उसने शानजा की तरफ उसको सलावत खां को मार दिया और शानजा की तरह बढ़ा कि तुझे बहुत दिन हो गए, तब अभी तेरी बादशाह यहीं पे समाप्त कर देता हूं। वो जैसे शानजा की तरफ बढ़ा अमर सिंह तो शानजा के पीछे की दरवाजे से भाग गया और जाकर जनाना महल में कहीं छुप गया। उसने भागते हुए शानजा के ऊपर पीछे से कटार भी मारी थी और वो जाकर एक पिलर के लगी थी। अगर आगरा के किला देखना चाहे और वहां पर कोई बढ़िया गाइड हो तो वो बताएगा आपकी इस पिलर के ऊपर लगकर अमर सिंह की कटार लगी थी। इसके बाद अमर सिंह वहां से भाग गया, तो अमर सिंह अंदर नहीं गया, महिलाओं के पास नहीं गया, अंदर नहीं गया। अमर सिंह बाहर आए तो उसका एक पठान दोस्त था, उसने काफी बढ़िया मारा है, लेकिन तू जाएगा कैसे, नीचे शानजा की फौज खड़ी है, मुगल फौज खड़ी है, वो जाते ही तुझे पकड़ लेगी या मार देगी। तो अमर सिंह ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो उसके दोस्त ने कहा कि अब तो ये दरवाजा है, इसके ऊपर से घोड़ा कूदा और यहां से चला गया। दरवाजा था बुखारा दरवाजा, उस दरवाजे का नाम था बुखारा दरवाजा।
वो बुखारा की तरफ खुलता था। उज्बेकिस्तान का एक शहर था बुखारा, उसकी तरफ खुलता था, तो उस दरवाजे का नाम हो गया बुखारा दरवाजा। वहां से अमर सिंह कूद कर क्या है भाग गया, घोड़े को कुदवा कर दरवाजे के ऊपर से भाग का आ गया, अपने नागौर आ गया। जब शाहजहां ने देखा कि बाहर थोड़ा शोर वोर कम हो गया, तो थोड़ी गर्दन निकाल कर देखी, बाकी वाले राजाओं ने कहा भी आ जाइए, चला गया। तब शाहजहां के मुख से निकला हुआ एक दोहा बताया जाता है कि शाहजहां ने उस समय बैठते ही कहा था कि अमर की कमर में कहां की थी वो कटारी, पाव से लोहे से हिलाई सारी पातशाही, होती शमशेरी तो आज छिनाई लेता आगरी। कि अमर की कमर में वो कहां की थी कटार, तो छोटी सी यानी पाव से लोहे की छोटी सी होती, आज पूरे आगरा को हिला गया। अगर आज उसके पास पूरी बड़ी तलवार होती, अपनी पूरी बड़ी तलवार लेकर आता वो, तो आज तो मुझसे मेरी बादशाह की छीन लेता। उसके बाद अकबर शाहजहां ने कहा कि आज अमर सिंह ने मेरे साले का वध किया है, मेरे मीर बख्शी को मार दिया है, तो उसको सजा मिलेगी। उसने हमने सभी दरबारियों और सभी राजाओं से कहा कि ये इनके प्रकार अमर सिंह को जिंदा या मुर्दा मुझे उसकी लाश देखनी है, चाहे जिंदा लाओ चाहे पकड़ के लाओ, चाहे उसे मार दो मुझे, तो उसकी लाश से मतलब है, और जो भी आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये कहकर थोड़ा इनाम के लालच में इस बार आया अमर सिंह राठौड़ का साला अकबर। ये अमर सिंह राठौड़ का साला था अर्जुन सिंह गौड़, इसी का साला आया अर्जुन सिंह गौड़। अर्जुन सिंह गौड़ ये क्या था, अमर सिंह का साला था। इसने अमर सिंह को कहा कि मुगल सेना पीछे लगी है, कहां तक जाओगे भागकर, तो कुछ दिन ससुराल में आकर फरारी काट लो। तो ये धोखे से ले गया और अमर सिंह को क्या है मरवा देता है या मार देता है बाद में। और बाद में क्या है अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है नागौर के अंदर, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है नागौर के अंदर। 16 खंभों की छतरी है, 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की नागौर के अंदर है। और बाद में ये जो आप बुखारा दरवाजा देख रहे हो, इसे बाद में इसका नाम ही हो गया था अमर सिंह गेट, अमर सिंह दरवाजा, क्योंकि यहां से अमर सिंह क्या है भाग कर गए थे, घोड़े को कुदाया था ऊपर से, बादल नाम का उनका घोड़ा था। शाहजहां ने उस गेट को बंद करवा दिया कि इस गेट को बंद कर दो, कोई नहीं खोलेगा। फाइनली 1809 में एक जब अंग्रेज आ गए थे, यहाँ पर अंग्रेज आ गए थे 1809 में, एक अंग्रेज दिखाए थे जॉर्ज स्टील। उन्होंने पूछा कि दरवाजा बंद क्यों है, तो वहां के लोगों ने बता दिया वो यहाँ से अमर सिंह भाग गया था, शाहजहां ने बंद करवा दिया। तो उसने कहा कि अब कहां अमर सिंह भाग रहा है, खोलो इस दरवाजे को। तो फाइनली 1809 में आकर अंग्रेजों ने इस दरवाजे को खुलवाया था और वो दरवाजा बंद रहा था। तो ये हो गया आपके अमर सिंह राठौड़, जिनकी छतरी है नागौर के अंदर 16 खंभों की। अमर सिंह राठौड़ की वैसे वो कटार फिर फेमस हुई थी और उन्हें कटार का धनी भी कहा जाता है, मास्टर ऑफ डेगर, और उनकी नौटंकियां वगैरह में बहुत ज्यादा उनकी चर्चा भी होती है। मतों में अमर सिंह राठौड़ के किस्से बताए जाते हैं, बहुत ज्यादा फेमस हुए अमर सिंह राठौड़ अपनी कटार की वजह से। अब आगे जोधपुर के राजा पढ़ेंगे हम जसवंत सिंह, तो वो पढ़ेंगे अगले पार्ट के अंदर। तो ओके, थोड़ा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।